जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको पुष्प का अंग के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पुष्प का अंग के बारे में जानकारी से पहले ये पुष्प का अंग का जो कौन कौन सा अंग जो होता है भाग लेता है और भाग लेने के बाद जो होता है बीज का जो होता है निर्माण होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले पढ़िएगा। तो पहले बाह्यदलपुंज, पुंकेसर, ठीक है, स्त्रीकेसर और दलपुंज, पुमंग, जयंग, ठीक है, एगो पंखुड़ी, ठीक है, पंखुड़ी जो होता है। चलिए, तो सबसे पहले ये था पुष्प का अंग। ठीक है, तो कौन कौन देखिए, पुष्पासन जो होता है किससे जुड़ा होता है? अंडाशय से जुड़ा होता है। कौन? पुष्पासन जो होता है। और अंडाशय के अंदर जो होता है कौन होता है? बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर कौन होता है? बीजांड होता है। अब बताइए बाह्यदलपुंज, बाह्यदलपुंज जो होता है ये हरे होता है। क्या ऐसा होता है? हरे होता है। और इसमें जो बताइए ये चक्रीय मतलब चक्रीय कर्म जो होता है, ये जो होता है चक्रीय क्रम में जो होता है, ये चक्र के रूप में है, ये चक्र के रूप में है, ये चक्रीय क्रम में जो होता है ये पुष्पासन से जुड़ा होता है। अब बताइए ये तो हुआ बाह्यदलपुंज। अब बाह्यदलपुंज बताइए कि पुष्पासन से जुड़ा है या नहीं है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बताइए कि ये जो होता है ये बाह्यदलपुंज जो होता है पुष्प के आंतरिक जैसे भीतरी भाग जो होता है ना, पुष्प के भीतरी भाग को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है और बाहरी आघातों से उसको बचाता है। ठीक है, अब बताइए उसके बाद बाह्यदलपुंज तो हो गया। अब बताइए पुंकेसर, पुंकेसर जो होता है यह पुष्प का नर जनन अंग है। ये पुष्प का नर जनन अंग है। और अब बताइए इसके दो भाग होते हैं। कौन भाग? एक होता है परागकोश, एक होता है परागकोश और दूसरा तंतु। स्त्रीकेसर अब मान लीजिए पुमंग के कितने भाग? दो, एगो परागकोश और दूसरा तंतु। अब परागकोश जो होता है फूला हुआ होता है और कहेगा कि परागकोश कैसा होता है? फूला हुआ होता है। और कहेगा कि परागकोश में क्या होता है? परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में ही क्या होता है? परागकण होता है। परागकोश में ही क्या होता है? परागकण होता है। अब बताइए उसके बाद आ जाइए स्त्रीकेसर पर। स्त्रीकेसर जो होता है ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है और यह जो होता है कि मध्य में स्थित होता है। और अब बताइए इसके तीन भाग होते हैं। इसके कौन कौन भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। और पहला भाग होता है वर्तिकाग्र। पहला भाग कौन होता है? वर्तिकाग्र। और दूसरा भाग होता है वर्तिका। और तीसरा भाग जो होता है कौन होता है? अंडाशय। कहेगा स्त्रीकेसर के कितने भाग? तो कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो स्त्रीकेसर के कितने भाग? तो तीन भाग। ठीक है, अब बताइए कि वर्तिकाग्र किसको कहेंगे? ठीक है, और वर्तिका किसको कहेंगे और अंडाशय किसको कहेंगे? वो नीचे अध्ययन करेंगे पुमंग और जयंग के माध्यम से। ठीक है, तो वहां पुमंग और जयंग पढ़ेंगे, उसके बाद तो बता देंगे। ठीक है, अब बताइए आ जाइए दलपुंज। कौन? दलपुंज जो होता है यह सबसे पुष्प का जो होता है सुंदर भाग होता है। अब बताइए आकर्षक भाग होता है और इसी के कारण जो होता है पुष्प सुंदर दिखता है। और पुष्प सुंदर दिखता है और कीट पतंग जो होता है इसको क्या करता है? कीट पतंग को अपनी ओर यह आकर्षित करता है। कौन? ये दलपुंज। और दलपुंज के कारण जो ही क्या होता है? पुष्प जो होता है क्या दिखता है? सुंदर दिखता है। कहेगा कि किसके कारण जो होता है पुष्प सुंदर दिखता है? तो किसके कारण? तो दलपुंज के कारण जो होता है पुष्प कैसा दिखता है? सुंदर दिखता है। ठीक है, तो पुमंग जो होता है, अब कौन सा भाग है? पुमंग। पुमंग जो होता है यह नर पुष्प का जो होता है नर जनन भाग होता है और नर जनन अंग होता है। ठीक है, इसमें कई लंबी तथा पतली रचनाएं पाई जाती है। ठीक है, पुमंग में जो होता है कई लंबी तथा ठीक है कई लंबी तथा पतली जो होता है रचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अब बताइए ये जो है कौन है? ये लंबी और पतली जो है ये रचना पाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। कौन क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अब बताइए इसके जो एक पुंकेसर के जो होता है कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक पुंकेसर को कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला भाग परागकोश और दूसरा भाग तंतु। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला परागकोश और दूसरा तंतु। ठीक है, अब बताइए यहां तो हो गया। ठीक है, अब जयंग पर आ जाइए। क्या पर आ जाइए? जयंग पर आ जाइए। जयंग जो होता है यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। जयंग जो होता है पुष्प का क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो पुष्प अब बताइए कहेगा कि जयंग के कितने भाग? तो तीन भाग, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। ठीक है, अब बताइए कि वर्तिकाग्र किसको कहेंगे? तो वर्तिकाग्र पहले समझिए कि स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग। अब बताइए ये स्त्रीकेसर है। ठीक है, स्त्रीकेसर कौन है? ये है। और इसका ऊपर का भाग कौन है? वर्तिकाग्र। तो स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। समझ में आया? और बीच का लंबा तंतु जैसा भाग जो होता है और बीच का जो होता है लंबा जो होता है ये तंतु वाला जो भाग होता है क्या कहलाएगा?
वर्तिकाग्र कहेगा। तो बीच का जो होता है लंबा वाला भाग जो होता है क्या कहलाएगा, तंतु वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ठीक है। और नीचे का फुला हुआ भाग, ठीक है। अब बताइए ये जो है नीचे का जो है फुला हुआ भाग क्या कहलाएगा, अंडाशय, और अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है। और चलिए, तो अंडाशय के भीतर कई छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है। अब बताइए छोटी और गोली क्या पाई जाती है, रचनाएं, और इसी रचनाएं को क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इसी रचनाएं को क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, ठीक है। अब बताइए पुष्प कहेगा कि कौन सा भाग जो होता है फल में बदलता है, कहेगा कि पुष्प का कौन सा भाग जो होता है किस में बदलता है, फल में बदलता है, तो कौन है भाग, अंडाशय। तो पुष्प का कहेगा कौन सा भाग फल के रूप में बदलता है, तो कौन, अंडाशय, ठीक है। और पुष्प का कौन सा भाग कहेगा परागकण बनाता है, तो कौन सा भाग बनाता है परागकण, तो पुंकेसर जो होता है परागकण बनाता है, ठीक है। तो पुष्प का कौन सा भाग जो होता है परागकण बनाता है, तो कौन, पुंकेसर, ठीक है। तो स्त्रीकेसर के आराध्य भाग को हम क्या कहेंगे, स्त्रीकेसर के आराध्य भाग को हम अंडाशय कहेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो स्त्रीकेसर का आराध्य भाग को क्या कहेंगे, अंडाशय कहेंगे। और पुंकेसर के आगे के भाग को, पुंकेसर के आगे के भाग को हम क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। क्या कहेंगे, परागकोश। पुंकेसर के आगे के भाग को क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। और आशा करते हैं